आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लियर। अब डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन ने क्या किया था, डी ब्रॉगली भाई साहब ने क्या किया था, उसने इंट्रोड्यूस किया था मैटर वेव का। उसने ये बोला था अगर मास है तो आपके पास वेव नेचर होगा, लेकिन एक कंडीशन था, ये जो करेक्ट था वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, यानी छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन्स के लिए करेक्ट था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास जो होता है वो बहुत कम होता है। तो डी ब्रॉगली भाई साहब ने क्या बोला, डी ब्रॉगली भाई साहब ने बोला जिस तरह से लाइट में डुअल नेचर होता है उसी तरह से माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन में भी डुअल नेचर होगा, यानी ये डुअल नेचर का कंसेप्ट लाया, मींस बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर का कंसेप्ट डी ब्रॉगली भाई साहब ने लाया था। तो अगर पूछे डी ब्रॉगली भाई साहब ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, मैटर वेव, तो चलो बोलो मैटर वेव क्या होता है, द वेव एसोसिएटेड विथ मैटर इज कॉल्ड मैटर वेव। किसके लिए करेक्ट था, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए। सर ये माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए क्यों करेक्ट था वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं। इज इट क्लियर। क्या डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन स्टार्ट करें, हाँ। और याद रखना ये डी ब्रॉगली वेव थ्योरी जो मैकेनिकल वेव थ्योरी है, वेव मैकेनिकल थ्योरी, और जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इसने फाउंडेशन बनाया नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल का, जो आज का सबसे प्रिस्क्राइब्ड एटॉमिक मॉडल है, जिसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन का हम पता कर लेंगे कि इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर भी ऐसी पार्टिकल नेचर नहीं है। आया समझ में, हाँ सर। तो आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता है बोर थ्योरी अच्छी थी लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो उसको दूर करने के लिए जो दो थ्योरी आई वो क्या आया आपका, डुअल नेचर ऑफ मैटर मींस डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और ये दोनों किसके लिए करेक्ट था, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए। डन। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आइए डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर वेव। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड इवन एटम व्हेन इन मोशन पोजेस वेव प्रॉपर्टीज, यानी अगर मास है तो पार्टिकल नेचर है और वेव नेचर दोनों ही, यानी m होने से सिर्फ पार्टिकल नेचर नहीं वेव नेचर भी होगा। और इसको कैसे प्रोपोज किया, उसने बोला लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन p, h प्लैंक कांस्टेंट, लेमडा वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ अ वेव एंड p मोमेंटम। और आपको पता है मोमेंटम इक्वल टू mv, यानी लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन mv, लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन mv। अब देखो मास और वेवलेंथ एक दूसरे से एसोसिएट है, यानी अगर मास है तो सिर्फ पार्टिकल नेचर नहीं वेव नेचर होगा, जैसे लाइट, जैसा लाइट में डुअल नेचर था उसी तरह से यहां भी डुअल नेचर होगा। लेकिन अब ये सर माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए क्यों करेक्ट है, देखो मास और वेवलेंथ जो है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो अगर मास बढ़ेगा तो वेवलेंथ डिक्रीज होगा। अब जब वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगा तो क्या हम उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे, नहीं। इसलिए जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा मास है अराउंड 70 केजी, क्लियर। अब मैं अगर 70 केजी पुट करूं और एक बार मैं 9.1 इंटू 10⁻³ केजी पुट करूं, अब बोलो किस केस में आप वेवलेंथ को यानी वेव को ऑब्जर्व कर पाओगे। सर 9.1 इंटू 10⁻³ केजी अगर आप पुट करोगे तो वेवलेंथ की वैल्यू दिखेगी, ऑब्जर्व होगा। लेकिन 70 केजी अगर पुट कर दोगे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। इसलिए हम लोग इस थ्योरी को किसके लिए वैलिड मानते हैं, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में ये अच्छे से समझ में आता है। क्लियर, आया समझ में, यस, डन। अब ये जो फॉर्मूला आया कहां से, आपको पता है इसने ड्युअलिटी को कंसेप्ट लिया था। ड्युअलिटी मतलब पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों को लिया, बस उसी का यूज करके उसको ड्राइव कर देंगे। आपको पता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू hc अपॉन लेमडा होता है, मान लिया मैंने इसको इक्वेशन 1। अब दूसरा आइंस्टाइन भाई साहब ने कुछ बोला था E इज इक्वल टू mc², हाँ सर इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 2। अब RHS अगर इक्वल है तो क्या LHS इक्वल होंगे, सर उल्टा बोल दिया, अगर LHS इक्वल है तो RHS इक्वल होंगे, बात तो वही है, जहां जो है उसको इक्वल कर लो। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं hc अपॉन लेमडा इज इक्वल टू mc², हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। कुछ कैंसिलेबल होगा, ये c और ये c कैंसिल, तो h अपॉन लेमडा इज इक्वल टू mc होगा। m मतलब मास, c मतलब वेलोसिटी, तो क्या मैं लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन mc लिख लूं। अब इसके जगह h अपॉन mv लिख सकता हूं, मींस वेलोसिटी ऑफ एनी टाइनी पार्टिकल। तो क्या ये फॉर्मुलेट होके आ गया, हाँ सर आ गया। तो मास ज्यादा तो वेवलेंथ ऑब्जर्व होगा नहीं, इसलिए किसके लिए करेक्ट है, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए। इसलिए क्वांटम थ्योरी आया, नैनो पार्टिकल्स, क्वांटम थ्योरी।
क्लियर। क्वांटम थ्योरी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्वांटम थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब एटम के अंदर जो चीजें उसको भी ढूंढने का कोशिश करते हैं, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो सर एक फॉर्मूला तो समझ में आ गया, एक नहीं दो फॉर्मूला समझ में आ गया। लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ये एक फॉर्मूला हमने ढूंढ लिया। सर दूसरा फॉर्मूला लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम भी हमने ढूंढ लिया। क्या तीसरा फॉर्मूला भी होगा? मैं बोलूंगा बिल्कुल, लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा, एच अपॉन रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में भी हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। सर ये कैसे किया? आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है दादा मेरे, हाफ एम वी स्क्वायर होता है 2 इधर चला गया तो 2 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर होगा दादा मेरे। हाँ सर बिल्कुल होगा, बहुत अच्छी बात है। m से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, 2m काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर होगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो। हाँ सर बहुत अच्छी बात है। अब इसको मैं ऐसा लिखूं, 2m काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम वी होल स्क्वायर, ये स्क्वायर यहां आके रूट में आ गया तो क्या मैं लिख सकता हूं 2m काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम वी। तो एम वी के जगह मैं रूट 2m काइनेटिक एनर्जी लिख दूं, हाँ लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब सर और भी फॉर्मूला हो सकता है? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल हो सकता है। तो सर दूसरा फॉर्मूला लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट 2m ईवी या बोलो क्यूवी। क्या बोला मैंने? ईवी या बोलो क्यूवी। इसको डेविंसन और जर्मर ने दिया था, क्योंकि डेविंसन और जर्मर ने ही इस थ्योरी को, जो मैटर वेव है, जो उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था। वाई यूजिंग डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा और बोला भाई इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर भी है, सिर्फ पार्टिकल नेचर नहीं वेव नेचर भी है। तो इसको बोलते हैं डेविंसन एंड जर्मर इक्वेशन। लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट 2m ईवी। m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, v मतलब नॉट वेलोसिटी, v मतलब पोटेंशियल। इज इट क्लियर टू यू? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट अंडर 2m क्यूवी, क्यू मतलब चार्ज। डन सर, गुड सर। ये कहां से आया? बहुत अच्छी बात है, याद करो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है। और पोटेंशियल और चार्ज पे हम क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ईवी। सर यही तो नहीं समझ में आया, ईवी कहां से आया? इस काइनेटिक एनर्जी के जगह आपने ईवी लगा दिया, मैं समझ गया, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट 2m ईवी, ये तो आ गया, लेकिन आया कहां से? चलो ईवी, वी मतलब वेलोसिटी नहीं, वी मतलब पोटेंशियल। थोड़ा फिजिक्स पढ़े 10th का, यस। पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या, क्यू अपॉन डब्ल्यू लिखते थे, यस। W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी लिखेंगे, यस सर। W मतलब क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा, यस। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। तो क्या इसके जगह पे काइनेटिक एनर्जी के जगह हम QV लगा सकते हैं? चार्ज इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, E, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV लगाया, तो काइनेटिक एनर्जी के जगह हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, EV। इसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, जर्मर एंड डेविंसन इक्वेशन। कितने फॉर्मूला आ गए, 1 2 3 और ये 4। तो इसने ही, जर्मर और डेविंसन ने इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था, डिफ्रैक्शन को चेक किया, डिफ्रैक्शन को देखा और डिफ्रैक्शन से प्रूव हुआ कि इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर है। अगर डिफ्रैक्शन फेनोमेना साबित हो गया तो उससे क्या पता चला, इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर है। क्या आया समझ में? हाँ सर बहुत अच्छी बात है, डन सर, डन। चलिए अब इस थ्योरी का हम लोग यूज करते हैं कहां, कि सर ये जो थ्योरी है बोर मॉडल में, मैंने आपको बोला था कि बोर का जो एक पोस्टुलेट था, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH अपॉन 2π, बोर ने इसको बोल तो दिया था लेकिन वेरीफाई कहां किया था। अब देखो क्यों इलेक्ट्रॉन में डुअल नेचर है, पार्टिकल और वेव नेचर है, उसका यूज करके मैं इसको प्रूव कर दूंगा, यानी परफेक्ट एग्रीमेंट दिखाने वाला हूं। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन में, जैसे सपोज करो ये न्यूक्लियस है, अगर इलेक्ट्रॉन में सिर्फ पार्टिकल नेचर है तो वो क्या होगा, सर्कल में घूमेगा। अरे पार्टिकल है, कार बस ट्रेन कैसे घूमती है, ऐसे ट्रांसलेटरी मोशन ऐसे मूव करती है ना, क्लियर। वेब तो है नहीं कि ऐसे कूद कूद के वेब के जैसे जाए, नहीं। तो अगर इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल नेचर है तो वो बिल्कुल सर्कुलर पाथ है अकॉर्डिंग टू वेव, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी कि वो सर्कुलर पाथ में मूव करती है, गुड। तो भैया एक मूवमेंट में कितना कवर किया, इट इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr, एम आई राइट।
अगर इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल नेचर है तो ये पूरा एक राउंड मूव किया तो कितना डिस्टेंस कवर किया, इट इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर भी तो है, तो अब वो वेव जैसा भी तो ट्रेवल कर सकता है। यहां से यहां का डिस्टेंस लेमडा, यहां से यहां का डिस्टेंस लेमडा, यहां से यहां का डिस्टेंस लेमडा लेमडा लेमडा, यानी ये इक्वल टू एन लेमडा लिख सकते हैं। यानी अगर वेव के फॉर्म में जाए, अगर ऐसे अगर वेव नेचर में कंसीडर करूं तो यहां से स्टार्ट किया एक वेव, एक वेवलेंथ, एक वेवलेंथ, एक वेवलेंथ, ऐसे तो बहुत सारे होंगे। तो क्या लिख दिया मैंने, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लेमडा लिखूं? दुख तो नहीं है? नहीं सर, चलेगा, चलेगा पे तो चलेगा, तो बहुत अच्छी बात है। तो भैया लेमडा इज इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूं, 2 पाई आर अपॉन एन? हाँ सर बिल्कुल लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ये हम समझ चुके हैं। अब थोड़ी देर पहले हमने डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन से क्या पढ़ा था, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी पढ़ा था। अब थोड़ा मैथ्स लगा दो, अगर LHS इक्वल है तो RHS इक्वल होंगे। हाँ सर बहुत अच्छी बात है, तो क्या मैं लिख सकता हूं 2 पाई आर अपॉन एन इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी? हाँ सर लिख सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं चलेगा, एम बी को आर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आया, एम बी आर व्हाट इट, और n को h के साथ मल्टीप्लाई किया NH, और ये जो 2 पाई आपको दिख रहा है, इस 2 पाई को अगर मैं नीचे ले आऊं तो क्या मेरा ये आ गया, MBR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। क्या बोर्ड ने जो पोस्टुलेट दिया था वो डी ब्रॉगली का यूज करके हम प्रूव कर पाए, यानी इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर, यानी ड्यूलिटी का कंसेप्ट हम बता पा लिए। अब हम समझ गए कि ड्यूलिटी का कंसेप्ट होता है। हाँ सर ड्यूलिटी का कंसेप्ट होता है, अच्छे से देखो, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, इन दोनों को MBR इंटू 2 पाई इज इक्वल टू NH, 2 पाई को नीचे ले आया तो MBR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। क्या चीजें समझ में आ गई? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई। डन सर, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे आइए। अब कुछ चीजें पढ़ लेते हैं, तो कुछ थ्योरी। डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर स्मॉलर पार्टिकल, क्यों बता चुका, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम एंड मॉलिक्यूल व्हिच ट्रैवल विद very high velocity as they have very small mass. Good. De Broglie wave equation is not applicable for bigger objects like football, volleyball, baseball, etc., which travel with very low velocity, and these are also insignificant even they travel with high velocity due to their higher mass. तो बोर्ड मॉडल मोटा मोटा क्या पढ़ लिया, जो आपका डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन है वो ओनली किसके लिए करेक्ट है, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए। डन सर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो जो हमने पढ़ा उसका क्वेश्चन थोड़ा करते हैं। व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड फुटबॉल व्हिच ट्रैवल विथ सेम 1/10 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट? मतलब दोनों की वेलोसिटी, एक साइड इलेक्ट्रॉन है और एक साइड आपका क्या है, फुटबॉल है। बहुत अच्छी बात है, इन दोनों का हमें क्या ढूंढना है, वेवलेंथ, यहाँ वेवलेंथ ढूंढना है। इसका वेलोसिटी क्या है, 1/10 द वेलोसिटी ऑफ व्हाट, लाइट। लाइट की वेलोसिटी 3 इंटू 10⁸ इसकी भी वेलोसिटी सेम ही बोला फुटबॉल की, तो 1/10 इंटू 3 इंटू 10⁸, यानी अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻7, और ये भी सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻7। गुड, यानी वेलोसिटी तो हमारा गिवन है। अब कहता है इफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, 9.1 इंटू 10⁻⁻21 ग्राम है, तो ग्राम को मैं केजी में चेंज कर लेता हूं, 31 केजी लिख देता हूं। क्लियर? और यहाँ पे मास तो बहुत अच्छी बात है, 0.1 केजी। क्या सारा डेटा हमने एक साथ लिख लिया? यस सर। तो क्या अब हम लेमडा ढूंढ सकते हैं? बिल्कुल। अगर मैं इस साइड लेमडा ढूंढने के लिए बोलूं तो लेमडा इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, H अपॉन MV। H की वैल्यू लाइफ टाइम क्या होती है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34। इज इट क्लियर? M की वैल्यू पता है आपको, V गिवन है। क्या लेमडा निकलेगा? यस। इसका भी सेम लेमडा निकल जाएगा। दोनों का लेमडा निकाल के आप कंपेयर करके देखो क्या होता है, आपको समझ में आएगा कि मास इसका कम है, इलेक्ट्रॉन का अगर मास कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगा, वेवलेंथ ऑब्जर्व होगा। इसका मास ज्यादा है तो देखना वेवलेंथ क्या आएगा, कम आएगा, यानी वेवलेंथ ऑब्जर्व नहीं होगा। डन सर, आ गया समझ में? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सपेरिमेंटली, अभी बोला एक्सपेरिमेंटली कौन प्रूव किया था, डेविंसन एंड जर्मन ने। क्या इक्वेशन दिया था, लेमडा इज इक्वल टू H अपॉन √2m QV। V मतलब नॉट वेलोसिटी, V मतलब पोटेंशियल। बहुत अच्छी बात है, आगे आइए। नेक्स्ट क्या था,
द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट ऑफ वेब नेचर, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कौन दिया था? हाइजेनबर्ग बाबा ने। और वेब नेचर ऑफ मैटर, मैटर वेब को किसने बोला था? डी ब्रॉगली ने। आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट आइए, क्या है? डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इज एन, अभी बोला था डिफ्रैक्शन से हमें, डिफ्रैक्शन फेनोमेना से हमें क्या पता चला? दैट इलेक्ट्रॉन हैव वेव नेचर। आ गया समझ में? यस सर। चलिए नेक्स्ट आइए, as the electron in hydrogen atom move away from the nucleus, अगर हाइड्रोजन एटम न्यूक्लियस से मूव दूर जाता है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये आपका क्वेश्चन है। अभी इतनी थ्योरी मैंने पढ़ाई है, आप खुद सॉल्व करके बताओ तो, अगर न्यूक्लियस से हम दूर जाएंगे तो क्या क्या होता है और उससे डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन पे क्या इंपैक्ट होता है, मैं जानना चाहूंगा ये आंसर, आप कमेंट करके बताओगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आते हैं, ये क्या है? इफ E is the kinetic energy of the particle, then correct expression अभी बताया था, lambda is equal to h upon root 2 m ke, यानी root 2 m e, ये वाला lambda is equal to h upon, ये नहीं होगा क्योंकि इस पे पूरे पे रूट है, यानी आंसर क्या होगा? थर्ड वन। आया समझ में? हाँ सर बिल्कुल अच्छी बात है। चलिए अब नेक्स्ट बताइए, द मास ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ वेलोसिटी 10⁶ सेंटीमीटर पर सेकेंड हैविंग वेवलेंथ इक्वल टू 4.2 इंटू 10⁻32 सेंटीमीटर, यानी वेवलेंथ गिवन है तो लेमडा इज इक्वल टू व्हाट? h अपॉन mv। वेवलेंथ गिवन, v भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है, आपको ढूंढने बोला m। h की वैल्यू इस बार क्या लोगे? 6.626 इंटू 10⁻⁻27 सीजीएस फॉर्म में लोगे, क्योंकि वेलोसिटी भी सेंटीमीटर में, यहां भी सेंटीमीटर में, तो वेलोसिटी क्या गिवन है आपका? 10⁻6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेमडा क्या गिवन है आपका? 4.2 इंटू 10⁻32 सेंटीमीटर। क्या अब हम सारा डेटा का यूज करके मास ढूंढ सकते हैं? हाँ सर ढूंढो, आपसे बनेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जैसे आपको बताया था जो डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन है वो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए सही है, ये भी माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए ही सही है। क्लियर? यानी टाइनी पार्टिकल्स के लिए, लाइक इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या बोला है इसको जानने से पहले मुझे ये बताओ, x प्लस वाई इक्वल टू 4, अगर मैं बोलूं x प्लस वाई इक्वल टू 4, x की एग्जैक्ट वैल्यू बताओ। एग्जैक्ट वैल्यू 4 माइनस वाई नहीं बोलो, एग्जैक्ट वैल्यू 1 2 3, ठीक है? नहीं बता पाओगे, क्योंकि अगर दो अननोन हो और एक ही इक्वेशन हो तो हम दो अननोन की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। एग्जैक्ट वैल्यू मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ बताओ, तो वो बता नहीं सकते। यानी अगर तुम्हें एक इक्वेशन से दो अननोन पूछे तो वो कभी नहीं पता हो सकता। हाँ उसमें से अगर मैं y की वैल्यू बोल दूं, सपोज मैं y की वैल्यू 1 बोलूं, तो क्या तुम x की वैल्यू ढूंढ सकते हो? हाँ सर ढूंढ सकते हैं। ये कंसेप्ट याद रखना, इसी को हाइजेनबर्ग ने यूज किया और बोला इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमिन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ अ फास्ट मूविंग पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन। मींस एक साथ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम हम नहीं निकाल सकते। अगर एक पता है तभी दूसरा पता होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? या इसी एक साथ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी हम नहीं निकाल सकते। यानी अगर एक पता है तभी दूसरा पता कर सकते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 4 याद कर लो। x मतलब अनसर्टेनिटी इन आप पोजीशन मान लो, y मतलब अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम मान लो। प्लस नहीं होगा, इसने इसके बीच में रिलेशन स्टैब्लिश किया, बोला डेल्टा x इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, ये उसने स्टैब्लिश किया रिलेशन। क्लियर? अगर डेल्टा x तुम्हारा 0 हो जाए तो डेल्टा p याद रखना इन्फिनिटिव होगा बच्चे, जीरो मत कर देना, एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उसी तरह से अगर डेल्टा p आपका 0 हो जाए तो डेल्टा x आपका क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव, जीरो नहीं होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस चीज को याद रखना, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। क्लियर? तो अगर एक की वैल्यू पता है तभी हम दूसरा ढूंढ सकते हैं, अदरवाइज दूसरा ढूंढ नहीं सकते। तो यानी पहला एग्रीमेंट क्या हो गया? सिंपल है, डेल्टा x इंटू डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ग्रेटर एंड इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। आपको पता है p इज इक्वल टू क्या होता है? mv, तो भाई डेल्टा p इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? m इंटू डेल्टा v लिखेंगे। हाँ सर, तो डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज ग्रेटर एंड इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m लिख सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं।
डन सर, डन सर। दूसरा इक्वेशन एनर्जी के टर्म में डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू, फिर से क्या लिखेंगे, एच अपॉन 4 पाई। तो हम जो है पूरा इस तरह से हम लोग रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इसमें से ये दोनों आपको याद रखना है। क्लियर? अगर एक पता है तभी दूसरा ढूंढ पाएंगे, अगर एक नहीं पता है तो दूसरा हम लोग नहीं ढूंढ पाएंगे। ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है और ये अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है, ये अनसर्टेनिटी इन एनर्जी है, ये अनसर्टेनिटी इन टाइम है। डन सर। चलिए ये तो समझ गए। अब सर थोड़ा इसका जो है हमें और थोड़ा सा आगे बताइए। अब इस स्विच को एक बार मैं रिटर्न में बता देता हूं। इफ द पोजीशन of an electron is known with high degree of accuracy, means delta S is very small, then the velocity of the electron will be a large uncertainty। यानी अगर डेल्टा x 0 है तो डेल्टा v 0 नहीं होगा, लार्ज हो जाएगा, डेल्टा v टेंड्स टू इंफिनिटी, जो अभी मैंने आपको बताया। आया समझ में? उसके बाद क्या है, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नोन विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, यानी डेल्टा v इस बार स्मॉल है तो डेल्टा x क्या हो जाएगा, लार्ज। If one determine the position of electron accurately, means delta x 0, यानी अब अनसर्टेनिटी है ही नहीं, एक्यूरेट वैल्यू निकाल दिए, डेल्टा x 0 निकाल दिए, देन डेल्टा v एंड डेल्टा p रीचेस टू इंफिनिटी। समझ में आया? अब ये अनसर्टेनिटी है, सर्टेनिटी नहीं है। अगर सर्टेन पोजीशन हम निकाल दिए तो मतलब अनसर्टेनिटी क्या है, 0। तो अगर डेल्टा x 0 है मतलब अनसर्टेनिटी है ही नहीं, सर्टेन हम निकाल दिए, यानी x की वैल्यू हमें मिल गई तो क्या y की वैल्यू ढूंढ सकते हैं? हाँ। तो अगर डेल्टा x 0 है तो डेल्टा v और डेल्टा p रीचेस टू इंफिनिटी। समझ में आया? हाँ सर। टू डिटरमिन द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, वन शुड यूज स्मॉलर डायमेंशन देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज इट शुड हैव लेस मास देन इलेक्ट्रॉन और शुड ट्रेवल फास्टर देन इलेक्ट्रॉन। मींस घुमा फिरा के बोला ये माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए करेक्ट है ये रिलेशन। इज इट क्लियर? हाँ सर, हाँ, बहुत अच्छी बात है। आइए नेक्स्ट, इट रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पार्ट और ट्रेजेक्ट्री। अब ये कहता है कोई इलेक्ट्रॉन का डेफिनेट पार्ट और ट्रेजेक्ट्री नहीं होता। कहने का मतलब अभी जो बोर बाबा ने बोला था, उसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो उसका पोजीशन भी चेंज होगा और वेलोसिटी भी चेंज होगी, यानी एक साथ पोजीशन और वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी हम ढूंढ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर दो इक्वेशन होगा तभी दो अननोन ढूंढ सकते हैं, एक इक्वेशन से दो अननोन हम ढूंढ नहीं सकते। तो अगर आपने पोजीशन ढूंढा तो वेलोसिटी एक बार में कैसे ढूंढोगे? पोजीशन का यूज करके ही ना वेलोसिटी ढूंढोगे। हाँ सर। तो अगर हम पाथ फिक्स किए तो भाई कैसे दोनों को हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं? चीजें समझ में आई? तो वही उसने बोला, इट रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ और ट्रेजेक्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अदर similar particles. The trajectory of an object is determined by its location and velocity at a various moment. समझ में आया? हाँ सर, हाँ। जैसे अगर मैं नॉर्मल फॉर्मूला बोलूं, v इज इक्वल टू क्या होता है, x अपॉन टी। अगर मुझे वेलोसिटी ढूंढना है तो मुझे पोजीशन तो चाहिए ना। क्लियर? अब जब मूव कर रहा है तो एक साथ पोजीशन और वेलोसिटी कैसे ढूंढेंगे? पहले पोजीशन ढूंढेंगे और उसके बाद वेलोसिटी ढूंढेंगे। तो अगर कोई ट्रेजेक्टरी ढूंढनी है तो मुझे वेलोसिटी और पोजीशन साथ साथ चाहिए, साथ साथ तो हो ही नहीं सकता। यानी अगर एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम ढूंढेंगे तभी तो मेरा डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी 0 हो जाएगी। तो एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढने के लिए सामने वाला एक और वैल्यू तो चाहिए ना। तो इसलिए एक साथ तो ढूंढ नहीं सकते, तो कैसे हम ट्रेजेक्टरी जो पाथ है उसको बता सकते हैं? तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का पाथ सर्टेन नहीं था, यानी वेव मैकेनिकल मॉडल और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ हम बढ़ चुके। फिर नेक्स्ट, फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन, लिखा है ना, पोजीशन एंड वेलोसिटी साइमल्टेनियसली एट एनी गिवन इंस्टेंट टू एन आर्बिट्री डिग्री ऑफ प्रिसिशन, thus we cannot talk about the trajectory of electron। देखो इसमें लिख दिया, जो मैंने बोला उसको ये लिख दिया, पढ़ लो। Clear? Then Heisenberg uncertainty principle is applicable for microscopic particle and not for macroscopic particle। आया समझ में? हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। आइए नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन करते हैं। अ गोल्फ बॉल हैज मास, यानी m दिया हुआ है 40 ग्राम, बहुत अच्छी बात है, एंड मूव विथ अ स्पीड, यानी v दिया हुआ है 45 मीटर पर सेकेंड। इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%, मतलब ओनली 2% एक्यूरेसी है, तो भैया अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ये 45 नहीं है, 45 का 2% है,
यानी ये कितना हो गया 90/100 यानी 0.9 मीटर पर सेकेंड डेल्टा वी है। गलती से भी इसको डेल्टा वी मत मान लेना। आया समझ में? हाँ। कैलकुलेट द आंसर। अब डेल्टा वी पता तभी तो डेल्टा एक्स ढूंढेंगे ना, दोनों को एक साथ कैसे ढूंढोगे? अब समझ में आया? यस। अब आपको फॉर्मूला पता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। एच की वैल्यू पता होती है, एम की वैल्यू गिवन है, पाई की वैल्यू सबको पता, डेल्टा वी भी गिवन है, तो क्या डेल्टा एक्स ढूंढ सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। रिलेशन समझ में आया? जो अभी हो सकता है मैं बोलते बोलते आपको थोड़ा चीजें समझ में नहीं आई, जब इसको इंक्लूड करोगे तब आपके दिमाग में पल्ले पड़ेगा। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, तो भैया एक्स जानेंगे तभी वाई ढूंढ सकते हैं, नहीं तो ढूंढ नहीं सकते। तो रिलेशन क्या है? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या है, इसको मैं करूं या आप सॉल्व करोगे? सर हमें होमवर्क दे दीजिए, एक वहां दिया था, एक यहां देते हैं। व्हेन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल देन फाइंड आउट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। कहता है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी अनसर्टेनिटी दोनों क्या है? इक्वल है। तो आपको बोलता है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दोनों क्या है? इक्वल है, तो बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या होगा? क्या आप खुद से ट्राई करोगे? बिल्कुल खुद से ट्राई करना और कमेंट में आंसर लिख के बताना। आई होप जितने इसमें इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको बता दी, जितने फॉर्मूलाज थे मैंने आपको बता दिए। तो ये दोनों थ्योरी आगे जाके क्या लीड किया? वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। ये बता ही दिया हाइजेनबर्ग ने कि इलेक्ट्रॉन का पाथ फिक्स नहीं है, यानी आगे पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में न्यूक्लियस के चारों ओर रहता है, यानी कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल, माने इंट्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का इंट्रोडक्शन होने वाला है। क्लियर? चलिए क्लास ओवर करें। चलो बाय बाय, थैंक यू।